तो जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट फील्ड डज मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पूछा है कि चार्ज अगर मूव करेगा तो कौन सा फील्ड इंड्यूस होगा। ठीक है, अगर चार्ज Q रेस्ट पे है तो चारों ओर पे जो फील्ड होती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और यही चार्ज मूव कर रहा हो, मोशन पे हो, तो जो फील्ड इंड्यूस होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन था कि एक मूविंग चार्ज कौन सा फील्ड जनरेट करता है, तो एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेट व्हेन इट इज मिनिमम। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि उस फोर्स का नाम बताइए, तो लॉरेंट्ज फोर्स हो जाएगा, लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, ऐसा रीजन जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लग रहे हो उस जगह पर जो चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करता है उसको लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। एफ का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। अब इसकी वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, जब V क्रॉस B की वैल्यू मिनिमम हो। V क्रॉस B का मतलब होता है VB साइन थीटा। इसका मतलब है थीटा अगर 0 हो या 180 डिग्री हो। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल दोनों डायरेक्शन के केस में जो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद करने का तरीका होता है LFBV। L फॉर लेफ्ट हैंड, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड और V फॉर वेलोसिटी। ठीक है, इस हिसाब से क्या समझ में आता है कि लाइन से उंगलियां होंगी, लेफ्ट हैंड होगा, ये होगा थंब, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इंडेक्स फिंगर और ये हो जाएगा मिडिल फिंगर। इसी रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। याद करने का तरीका होगा LFBV। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में क्या बोला है कि वाई डू पैरेलल स्ट्रेट एंड लॉन्ग कंडक्टर रिपेल ईच अदर व्हेन करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों के पास अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर हो तो इसके सेंटर पे इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो फॉर्मूला होता है μ0/4π I/A। अगर यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है तो डिस्टेंस अगर A है तो μ0/4π I/A × 2। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी कंडक्टर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या है, उसका वैल्यू कितना होता है μ0/4π I/A × 2। अब अगर इसी के पैरेलल पे एक और कंडक्टर रखते हैं ऐसा, और इस पे करंट था I1, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी I1, और इस पे करंट फ्लो हो रहा है I2। फोर्स का फॉर्मूला होता है IL×B। इस केस में हो जाएगा, लेंथ को अगर यूनिट मान लेता हूँ तो इसमें करंट कितना है I2, तो I2B1। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, F इक्वल्स निकल जाएगा 2 μ0/4π I1I2/A। ये निकल गया नेट फोर्स जो कि कोई चार्ज पार्टिकल कोई कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो तो फोर्स फील करेगा। अब हम लोग फोर्स का डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला जानते हैं, F इक्वल्स टू होता है, फोर्स का अगर डायरेक्शन निकालना हो तो हम लोग रूल जानते हैं LFBI। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। इसमें क्या है, ऊपर में जैसे वेलोसिटी थी यहाँ पर I आ जाता है बस। अगर इस रूल को लगाते हैं तो इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इनवर्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें निकालेंगे तो ये आ जाएगा आउटवर्ड। अब ये इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी वजह से ये वाला कंडक्टर जो होगा इससे फोर्स फील करेगा। अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो तो फोर्स का डायरेक्शन जो आता है वो इनवर्ड आ जाएगा दोनों का। इसका मतलब है कि अगर दोनों कंडक्टर सेम डायरेक्शन पे
दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो तो फोर्स एक दूसरे का एक ही डायरेक्शन पे लगेगा, और फोर्स का डायरेक्शन अगर सेम है इसका मतलब दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, फोर्स का डायरेक्शन निकालने का डायरेक्ट होता है LFBI। इससे हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। इस केस में जब फोर्स का डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि पैरेलल स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर में अगर हम लोग करंट अपोजिट डायरेक्शन पर रखेंगे तो रिपेल करेगा, सेम डायरेक्शन पे अगर करंट होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला क्वेश्चन। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक में करंट का डायरेक्शन ऊपर, एक में करंट का डायरेक्शन नीचे है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं LFBI लगा करके, और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस इन सेंटर ऑफ अ कॉयल ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर जो होता है वो गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल G से, और ये क्या होगा, एक ऐसा डिवाइस होगा विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट। किसी भी जगह पे करंट है या नहीं, अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर जो होता है, अगर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर बना रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉयल लेते हैं, इस कॉयल के बीच में एक सेंट्रल कोर लगा देते हैं। ये सेंट्रल कोर जो होता है इसको कोर कहेंगे, और ये सेंट्रल कोर जो होता है वो ऐसा होता है ताकि फील्ड की जो वैल्यू निकले, मैग्नेटिक फील्ड B जो हो वो हमेशा परपेंडिकुलर हो एरिया के। क्यों, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला निकलता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है NI B×A। अगर टॉर्क को मैक्सिमम होना है, अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो हम लोग के पास कंडीशन क्या होगा कि जो B होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए A के। ठीक है, जब भी B A के परपेंडिकुलर होता है इस टाइप के फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो कोर यूज़ क्यों करते हैं, क्वेश्चन था कि कोर इज़ यूज्ड टू मेक फील्ड रेडियल। ठीक है, फील्ड जो था उसको रेडियल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कोर यूज़ करते हैं, और जब कोर होगा उसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 में पूछा सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करता है। तो अगर याद होगा सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, तो सेंसिटिविटी में हम लोग को पता है कि सेंसिटिविटी को अगर मैं बोलता हूँ θS या IS करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी को अगर VS बोल दें हम लोग, तो ये दोनों जो होते हैं डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पे, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दूसरा एरिया, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि सेंसिटिविटी कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 20, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं कि मोनोपोल M1 है, दूसरा मोनोपोल M2 है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है R है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मोनोपोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज मोनोपोल्स एंड इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा μ0/4 पाई M1 M2 अपॉन R²। इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफरेंस लिखना है। तो पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और दूसरा हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। ठीक है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मतलब इसके मैग्नेटिक
स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग करंट। और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट जो होगा वो जो होगा एक परमानेंट मैग्नेट होता है और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है। अगर परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट डायरेक्शन को चेंज करने पर क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी चेंज हो जाता है। जबकि अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो करंट डायरेक्शन को कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, डज नॉट डिपेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल को डिफाइन कीजिए और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कीजिए। और बोला है कि कंपेयर टू प्रॉपर्टीज ऑफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा? हम लोग क्या, एक बार मैग्नेट जो होता है उसके एक एंड पे नॉर्थ पोल होता है, एक मैग्नेट पे साउथ पोल होता है और इसी बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका अगर स्ट्रेंथ मान लेता हूँ m1, इसके स्ट्रेंथ को बोल देता हूँ m2 या m1, ये दोनों इक्वल ले लेंगे और इसको माइनस लेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट poles separated by a small distance। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है इसी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिन पे किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दें। तो व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइंस टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस होती हैं अगर जिसमें टेंजेंट बना दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस होती हैं जिस पे टेंजेंट बनाने पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बीच में डिफरेंस लिखिए। डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? पहला, इनकी प्रॉपर्टीज सिंपली बतानी है। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो कि वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जो कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है। नेक्स्ट, इसका कंस्टिट्यूएंट कैसा होता है? डाई मतलब दो याद कर सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। और इसमें कैसे होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। दो डिफरेंस पूछा, दो डिफरेंस लिख दिए। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों का यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं और अगले क्लास में हम लोग यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। थैंक यू।